अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे तमाम लोग। जी बच्चों, ओके ओके ओके, गुड हो गया जी। जी बच्चों, कल तक का टॉपिक रिवाइज कर लिया? कोई क्वेश्चन? व्हाट्सएप ग्रुप में तो जो आए मैंने कोशिश की जवाब देने की। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लिया करें। गुड है। ओके जी, ओके। चलें बच्चों, शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े थे। ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े थे जनाब। ओके। बुक पे रेहान थोड़ा इंतजार करें, बुक पे आएंगे तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी शेयर हो जाएगा। ये तो सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, तो डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर ही आपको जनाब क्या होगा, पूरे ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, तो ये थे बच्चों कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया, या प्रेजेंट फेयरली का वर्ड यूज किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर हमने पढ़ा की ऑडिट मैटर। इस पे बच्चों के क्वेश्चंस थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने जवाब दिया, ठीक है, और इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अदर इंफॉर्मेशन क्या था? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में ऑडिटर ओपिनियन नहीं देता। उसके लिए एक स्टैंडर्ड है 730 कि अदर इंफॉर्मेशन के वाले से ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने पढ़ा बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, एंड देन हमने पढ़ा जनाब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पैराग्राफ सब्जेक्टिव है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जनाब, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, फिर हमने पढ़ा सिग्नेचर, ऑडिटर एड्रेस, डेट। बच्चों यही एग्जाम में कई दफा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ओके बच्चों, तो बच्चों अब एक नई बात करने लगा हूँ। हम ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये ऑलमोस्ट आपका एक बड़ा चैप्टर है, आपको समझ आएगी कि हमने काफी सारी बातें कवर की आज और कल के डिस्कशन को मिला। बच्चों इस, ये जो हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है ना, ये जिसके कंटेंट्स पढ़े हमने, इस ऑडिट रिपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नाम देता है अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। जी, अब मैं ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैंने एक लफ्ज जोड़ दिया है बच्चों, दैट इज व्हाट, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। जरा चैट में जरा लिखिए मैंने क्या क्या इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैंने इस रिपोर्ट को क्या नाम दे दिया जी आप। शाबाश शाबाश शाबाश, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है बच्चों। अब आपको अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की समझ आनी चाहिए कि अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में ये 13 कंटेंट्स होंगे बच्चों। अगर मैंने इस कंटेंट्स में कोई चेंजेस कर दी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में ये 13 कंटेंट्स होंगे। अगर इनके अलावा मैंने कोई और पैराग्राफ ऐड कर दिया तो स्टैंडर्ड उसे क्या कहेगा बच्चों, इन्हीं यही कंटेंट्स होने चाहिए, और इस कंटेंट्स वाली ऑडिट रिपोर्ट का नाम है अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अगर इसके अलावा मैंने कोई पैराग्राफ ऐड कर दिया तो उस रिपोर्ट का नाम बदल जाएगा, तो उस रिपोर्ट को बच्चों हम क्या नाम देंगे, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्या नाम देंगे, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ये बात याद रहेगी, शाबाश, ठीक है। अनमॉडिफाइड हमने ऑडिट रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ली जनाब। पहला अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या है, जिसमें यही 13 कंटेंट्स होंगे। और अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में बच्चों ओपिनियन कौन सी बताई मैंने,
अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन भी कौन सी बताई मैंने, बोले? कल भी बताया था, आज भी थोड़ा, कि इसमें ओपिनियन कौन सी होती है बच्चों? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा सुन लें, ये स्टूडेंट ने बोला कि 12 कंटेंट्स ना, असल में कि यही कंटेंट्स होंगे इनमें से, ये अदर रिपोर्टिंग वाला हो सकता है ना हो, ठीक है? ना होना, ना होना मॉडिफाइड नहीं करता, इसके अलावा होना क्या होगा? मॉडिफाइड होगा। इसके अलावा होना, हाफिज नोमान समझ गए? ठीक है। अब हो सकता है कई लिस्टेड कंपनीज में होता है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डालें, अगर वो ना डालें तो भी अनमॉडिफाइड। इनके अलावा अगर मैं कोई पैराग्राफ ऐड कर दूंगा, वो कौन सा होता है वो बताऊंगा मैं अभी आपको, अभी 5 मिनट बाद हम उस पर पहुंच जाएंगे जी। ठीक है, सही है जी। तो हाफिज नुमान ओके, स्किप करना इशू नहीं। एडिशन, एडिशन अगर होगी ना बच्चों, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाएगी? मॉडिफाइड। स्किप तो हो सकता है की ऑडिट, ये जो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्किप हो सकता है, अगर किसी कंट्री में ओपिनियन के अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है तो ये पैराग्राफ नहीं होगा। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये कि 13 इनमें से कोई एक तो नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना, लेकिन इनके अलावा अगर कोई और पैराग्राफ डल गया, वो बताता हूँ कौन सा होता है। फिर रिपोर्ट क्या कहलाएगी बच्चों? मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, या अगर कंटेंट्स यही है, या मेरी ओपिनियन बदल गई, ठीक है, या मेरी कंटेंट्स यही है बच्चों और मेरी ओपिनियन क्या आ गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी जो हमने कहा था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और यही कंटेंट्स हो, तो रिपोर्ट का नाम क्या है? अनमॉडिफाइड। अब मुझे जवाब दें बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट कितनी वजह से मॉडिफाई हो सकती है? ऑडिट रिपोर्ट के मॉडिफाई होने की रीजन बताएं बच्चों। शाबाश सलीम कहते हैं दो, ठीक है, दो। कौन कौन सी, कौन कौन सी? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों। ठीक है, या तो ओपिनियन चेंज हो जाए, या हम इसमें कोई एडिशनल पैराग्राफ ऐड कर दें। ठीक है बच्चों, या तो हम क्या करें, कोई ओपिनियन मॉडिफाई कर दें, ओपिनियन चेंज कर दें, ठीक है, या हम एडिशनल पैराग्राफ ऐड कर दें, तो उस सूरत में रिपोर्ट का नाम होगा मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जनाब। तो ऑडिट, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ टू रीजन। मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होने की दो रीजन है, या बाय एडिंग एडिशनल पैराग्राफ, या बाय मॉडिफाइड ओपिनियन। डन बच्चों, यहाँ तक बात ओके है? जी बच्चों, यहाँ तक बात ओके है? हमने अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होने की वजह। ठीक है, आइदर ड्यू टू मॉडिफाइड ओपिनियन, आइदर बाय एडिंग एडिशनल पैराग्राफ। अब हमने सिर्फ क्या सीखना बच्चों? मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है। डन बच्चों, ठीक है। अब हम मॉडिफाइड को समझने जा रहे हैं, ठीक है बेटा और नौरीन। अब इसी को मॉडिफाइड को तो समझना, हमने हमने सिर्फ ये समझ लिया कि अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन होगी वो क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। अगर इसके अलावा मैं कोई ओपिनियन दूंगा तो उस रिपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड रिपोर्ट। या इन कंटेंट्स के अलावा कोई पैराग्राफ ऐड कर दूंगा तो फिर भी रिपोर्ट का नाम क्या होगा? मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं। ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई होती है दो रीजन की वजह से, एक मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, या बाय एडिंग एडिशनल पैराग्राफ। ओके जी, ये मैं आपके सामने आ गया हूँ जी। प्लीज बच्चों, प्लीज बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज स्क्रीन से देख के जवाब नहीं देना कि सर ने सामने शो करवा दिया है, चले इसी की बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहते हैं। ये नहीं करना, अगर ये करेंगे ना तो फायदा कोई। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो बच्चों अगर आप देखें तो मैंने पहली टेबल में क्या लिखा हुआ है? अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, जिसको स्टैंडर्ड रिपोर्ट करते हैं जनाब, जिसको IS 700 डील करता है, इसको अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें आप स्टैंडर्ड कंटेंट्स डालते हैं, जो मैंने पढ़ा है स्टैंडर्ड कंटेंट्स होते हैं। और ओपिनियन भी क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव
ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। अब जरा नीचे देखें, अगर मैं सेकंड उस पे सेक्शन पे आ जाऊं तो बच्चों मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कहा कि मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट या तो होती है ओपिनियन की वजह से, और ओपिनियन की तीन कैटेगरीज आप भी पढ़ते हैं, या मॉडिफाइड एडिट रिपोर्ट होती है बाय एडिंग एडिशनल पैराग्राफ। ये है एडिशनल पैराग्राफ बच्चों तीन। अब आप अगर आप देखें तो ये वाले पैराग्राफ तो हमने पिछली जो कंटेंट्स पढ़े उसमें तो नहीं थे ना। जवाब दें, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ के नाम से कोई पैरा पढ़ा था आपने अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में? जवाब दें बच्चों। अदर मैटर पैराग्राफ के नाम से कोई पढ़ा? नहीं पढ़ा। गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी पैराग्राफ के नाम। अगर इस तरह के इन तीन में से कोई पैराग्राफ ऐड हो गया तो उस रिपोर्ट को हम क्या नाम देंगे? मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। या ओपिनियन चेंज हो गई या एडिशनल पैराग्राफ ऐड कर दिया इनमें से, या दोनों भी हो सकते हैं। जी बच्चों, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की वजह समझ आ गई? चले अब जी बच्चों समझ आ गई? ओके 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 जनाब। तो अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ बच्चों, प्लीज इस स्क्रीन को ना देखिएगा, कुछ सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? कि जनाब आपको मैं सिचुएशन दे। अच्छा, सिचुएशन नंबर वन, हम गए, हमने ऑडिट परफॉर्म किया, हम गए और हमने ऑडिट परफॉर्म किया बच्चों, ठीक है? और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और हमने एविडेंस गैदर किया और हमें जनाब आला बच्चों 2% प्रॉफिट का 2% हमें मिसस्टेटमेंट मिल गई। कितने परसेंट मिसस्टेटमेंट मिल गई बच्चों? बताएं, प्रॉफिट का कितने परसेंट मिसस्टेटमेंट मिल गई? 2%। ठीक है, अच्छा जी। मटीरियलिटी लेवल क्या सेट बताया था आपको कि नॉर्मली मटीरियलिटी कितनी होती है? यस, शाबाश, वेरी गुड। हम अपनी इस एग्जांपल में भी 5% रखेंगे कि अगर मिसस्टेटमेंट 5% ऑफ द प्रॉफिट से ज्यादा हो गई, वो मटीरियलिटी पे और बात करूंगा लेकिन आसान बात करनी है अभी। 5% ऑफ द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज मटीरियल मिसस्टेटमेंट बच्चों। अगर मिसस्टेटमेंट बच्चों 5% से ज्यादा हो गई तो दैट इज कंसिडर्ड एज मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, सिचुएशन नंबर वन, मैंने क्या कहा कि कितनी मिसस्टेटमेंट मिली बच्चों? जवाब दें। 2%, शाबाश। 2% आपको मिसस्टेटमेंट मिली है जी, ठीक है? 2% आपको मिसस्टेटमेंट मिली है। हाँ जी, क्या ओपिनियन देंगे? क्या ओपिनियन देंगे बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। क्योंकि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें नहीं मिली बच्चों, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें नहीं मिली, ठीक है? और ओपिनियन भी क्या? अनमॉडिफाइड। और रिपोर्ट भी क्या? अनमॉडिफाइड। मैं अज्यूम करता हूं कि कोई एडिशनल पैराग्राफ अभी नहीं है, उस पर बात नहीं कर रहा हूं। डन। सिनेरियो नंबर टू, सिचुएशन नंबर टू, सिचुएशन नंबर टू बच्चों, सिचुएशन नंबर टू, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, हमने एविडेंस ऑब्टेन किया और हमें जो मिसस्टेटमेंट, हमें एग्रीगेट जो मिसस्टेटमेंट मिली दैट इज 15% ऑफ द प्रॉफिट्स, और मैनेजमेंट उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। बताएं, मिसस्टेटमेंट मटीरियल है या इमटीरियल? जवाब दें बच्चों। स्टेटमेंट मटीरियल है या इमटीरियल है? शाबाश, वेरी गुड, दैट इज मटीरियल मिस्टेक, दैट इज मटीरियल मिस्टेक। ओके जी। और मैनेजमेंट इसको ठीक करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा हम तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी बनाए, आपने तो उसको अपनी ओपिनियन में बताने क्या है वो ट्रू है फेयर भी थे जी। क्या वर्डिंग देंगे? वर्डिंग क्या होगी? बोले बच्चों, वर्डिंग बताएं मुझे, वर्डिंग बताएं बच्चों। यस, financial statements do not give true and fair view. Financial statements do not give true and fair view in all material aspects in accordance with identified financial reporting frameworks. Perfect.
बिल्कुल सही कहा जनाब, सही है, लेकिन इसको अभी पक्का नहीं करना आपने। ओके, सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3, मिसस्टेटमेंट, आपने प्रोसीजर्स लगाए, आपने एविडेंस गैदर किया, और आपको जो प्रोसीजर एवर मिसस्टेटमेंट मिली, दैट इज 80% ऑफ द प्रॉफिट्स। कितने परसेंट बच्चों, कितने परसेंट मिसस्टेटमेंट मिल गई? मसलन इन्वेंट्री थी, वो उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू की हुई थी। इन्वेंट्री का तो ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल से है ना, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, लेस प्रॉफिट, तो आपकी प्रॉफिट्स भी तो अफेक्ट हो गए ना। 80% मिसस्टेटमेंट है, प्रॉफिट 80% मिसस्टेटमेंट है, डन। और मैनेजमेंट इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल है या नहीं है? मटेरियल है जी, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल मटेरियल, बिल्कुल मटेरियल। ओपिनियन दे, ओपिनियन दे। ओपिनियन, जी शहनाज बेटा, ओपिनियन की वर्डिंग बताएं, ओपिनियन की वर्डिंग चाहिए मुझे। आप वर्डिंग नहीं बता रहे मुझे। यस, डू नॉट गिव ट्रू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट गिव टू सुलेमान, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो ये जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, डन 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 डन, रुक जाए, ठीक है जनाब, ओके, ठीक हो गया जी, रुक जाए। ओके जी, तो आपने क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, डन बच्चों। तो रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी क्योंकि ओपिनियन मॉडिफाई। तो अब आपको एक बात तो समझ आ गई कि अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो और मैनेजमेंट उसको ठीक करने के लिए तैयार ना हो, ठीक है, तो हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे बच्चों, डन, मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। अब आपने मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर भी दो फर्दर ओपिनियन का ख्याल करना है। ओके बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने सपोज दैट 20 पेपर्स अटेम्प्ट किए, आप जरा बात को समझिएगा, जो मैंने आपको बात समझानी है। आपने 20 पेपर्स अटेम्प्ट किए, आपका एक पेपर तक अगर खुदा ना खास्ता रह जाता है तो हम कहेंगे इमटेरियल। सपोज दैट आपके दो पेपर्स रह गए, हाँ जी, आपके, आप इसका इफेक्ट मटेरियल के इमटेरियल, मैंने आपके लिए 20 पेपर रखे हैं और आपका मटेरियलिटी लेवल क्या है कि एक पेपर से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। दो पेपर रह गए जनाब, बोलें मटेरियल इमटेरियल? शाबाश, शाबाश, ठीक है, मटेरियल जनाब, गुड हो गया। अच्छा, एक से ज्यादा जो होगा वो मटेरियल होगा। किसी के 18 पेपर्स रह गए, मटेरियल इमटेरियल? बोलो जी, शाबाश, क्योंकि एक से ज्यादा है भाई, भाई मटेरियल है, ठीक है। दो हो, चार हो, छह हो, ठीक है, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 20 के 20 हो, तो दैट इज मटेरियल। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, सही है जनाबेला, अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी कि एक बच्चे के दो पेपर रहे हैं और एक के 18 रहे हैं और आप दोनों के लिए क्या एक जैसी बात रहे हैं? मानता हूं कि मटीरियलिटी लेवल से दोनों ही जनाब ज्यादा हैं, लेकिन एक के दो हैं और एक के 18 हैं, और दोनों के लिए आप क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो थोड़ा सा तो हमें दो वाले के साथ नरमी करनी चाहिए कि नहीं? देखिए, उसको भी हम ना अहल तो कहेंगे, उस क्योंकि वो मटीरियलिटी लेवल से तो जनाबेला, लेकिन थोड़ा सा तो उससे तो कहें ना जरा, जो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों जी बच्चों, थोड़ी सी तो वर्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए, हम माफी नहीं देंगे उसे। डन, डन। अब जरा समझिएगा, अब एक नई बात करने लगा, अगर बच्चों में स्टेटमेंट मटेरियल हो, अब एक नई बात करने लगा, अगर बच्चों में स्टेटमेंट मटेरियल हो और परवेसिव ना हो, क्या लफ्ज बोला बच्चों, मैंने एक नया लफ्ज बोल दिया, परवेसिव, ठीक है। अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो लेकिन परवेसिव ना हो, तो आपने, ठीक है, आपने ये नहीं कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, आपने कहना एक्सेप्ट फॉर दिस मिसस्टेटमेंट, यानी उस मिसस्टेटमेंट का जिक्र करना है आपने। यानी मैं कहूंगा दो पेपर के अलावा दो पेपर फेल है इस बच्चे के, बाकी पेपर में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे बताएं, मैंने उसकी
उसकी जनाब मिसस्टेटमेंट का जिक्र किया कि नहीं किया? जिसके 2 पेपर रहे थे मैंने उसकी मिसस्टेटमेंट का जिक्र किया या नहीं किया? बोले बच्चों। कर दिया ना, लेकिन मैंने ओवरऑल नहीं कहा कि वो बुरा है। ठीक है, मैंने कहा एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पेपर जिसमें वो फेल हो गया, अदर पेपर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। ठीक है, और जिसके 18 पेपर हैं तो उसे मैं क्या कहूं, एक्सेप्ट फॉर 18 पेपर, बाकी रह क्या गया भाई? तो उसके लिए फिर हम एक्सेप्ट फॉर नहीं कहते, हम सीधा सीधा क्या कहते हैं कि हिज क्लास परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। देन बच्चों, अब आपको बात को समझना है कि अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो बट नॉट परवेसिव, परवेसिव का मतलब बहुत ज्यादा ना हो, सही है, बहुत ज्यादा ना हो, तो फिर हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वर्डिंग पढ़ लेंगे जनाब। और अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव हो, ठीक है, तो परवेसिव होता है बहुत ज्यादा जिसका अफेक्ट हो, तो फिर हम कहते हैं डू नॉट गिव ट्रू, एक्सेप्ट फॉर नहीं कहते, फिर हम कहते हैं डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। प्लीज स्क्रीन ना देखिएगा बच्चों। अब मुझे एक बात बताएं, जिस बच्चे के जनाब अला 2 पेपर जनाब फेल थे, उसको आप क्या कहेंगे, मटेरियल बट नॉट परवेसिव कहेंगे या मटेरियल एंड परवेसिव कहेंगे? जवाब दें। जिसके 2 पेपर फेल हैं क्या कहेंगे बच्चों? जवाब दें। जुनेद कहते हैं मटेरियल एंड परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, शाबाश बेटा शाबाश, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ठीक है। और जिसके 18 पेपर रह गए थे, और जिसके 18 रह गए थे, शाबाश, मटेरियल एंड परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव, बहुत ज्यादा। अच्छा, जिसके 15 रह जाए, जिसके अगर 20 में से 15 पेपर फेल है, शाबाश, मटेरियल एंड परवेसिव, वेरी गुड। अब आपको मैं समझाता हूँ, शाबाश। तो जिसका मटेरियल बट नॉट परवेसिव है उसको सारे को बुरा कहेंगे या एक्सेप्ट फॉर बोलेंगे? जी बच्चों, जिसके 2 पेपर एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पेपर जिसमें वो फेल हो गया है, बाकी पेपर में उसकी परफॉर्मेंस गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ओके। और जिसके 18 हैं, बोलें, उसके लिए एक्सेप्ट फॉर कहेंगे या सिंपली कहेंगे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? बोलो बच्चों, सिंपली से डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि डू नॉट कह रहा है तो इसका मतलब परवेसिव है, बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर हम कहेंगे एक्सेप्ट फॉर, इसका मतलब कहेंगे एक कोई खास पोर्शन तक मिसस्टेटमेंट है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी हुई है। ओके बच्चों, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई, अब असल चीज सिर्फ बात समझा के खत्म करता हूँ क्या, कि अब कितने परसेंट हो तो परवेसिव होगा, कितने परसेंट से कम हो तो मटेरियल बट नॉट परवेसिव। अगर बच्चों मिसस्टेटमेंट जैसे मेरी एग्जांपल है 5% से ज्यादा हो और 50% से कम, देखिए बच्चा कहता है सर 50 भी बहुत है, भाई एक तो जाके जाके लेवल कहीं ना कहीं तो आपने कट लगाना है। अगर मिसस्टेटमेंट 5% से ज्यादा और 50% से कम, तो हम कहते हैं मटीरियल बट नॉट परवेसिव। और अगर मिसस्टेटमेंट 50% से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं मटीरियल एंड परवेसिव। डन बच्चों? जी बच्चों समझ गए? अगर 5 से 50 के दरमियान है तो हम क्या बोलेंगे, मिसस्टेटमेंट के बारे में क्या बोलेंगे? जवाब दें। 5% से ज्यादा, 50 से कम या 50 तक? जी क्या बोलेंगे? मटीरियल बट नॉट परवेसिव। शाबाश बच्चों शाबाश, सारे रिप्लाई कर दिया करें। 50% तक चलें, ठीक है, 50% तक हो तो बट नॉट परवेसिव, ठीक है। और अगर 50 से ज्यादा हो तो मटीरियल एंड परवेसिव, मटीरियल एंड परवेसिव, परवेसिव का मतलब बहुत ज्यादा। डन? बच्चा कहता है सर 51, और भाई जब एक लेवल सेट हो गया तो 51 परवेसिव होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों, चलें, गुड हो गया। अब मुझे बताएं, ये जब हमने मिसस्टेटमेंट पकड़ी थी 15%, तो क्या ओपिनियन देंगे आप? हमने प्रॉफिट का 15% मिसस्टेटमेंट पकड़ी थी, अब मुझे बताएं सही ओपिनियन क्या देंगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या एक्सेप्ट फॉर दिस अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? बताएं बच्चों। शाबाश शाबाश। देखें, अराउंड कोई 70 प्लस स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ तो कोई
25-30 लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं जनाब, ठीक है, सारे लोग रिप्लाई करें, यस एक्सेप्ट फॉर का सहारा लेंगे बच्चों, एक्सेप्ट फॉर का सहारा लेंगे। और अगर मिसस्टेटमेंट 70% होती, जी बेटा अक्सर मटेरियल बट नॉट, अगर मिसस्टेटमेंट 70% होती तो फिर हम कहते परवेसिव, हम सीधा कहते डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्सेप्ट फॉर नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है। बात समझ आई बच्चों, बात समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सच्ची बता रहा हूँ। एक रिस्क वाला, एक रिस्क वाला और एक ऑडिट रिपोर्ट वाला, ये दोनों बड़े क्रिटिकल एरियाज हैं। चले गुड हो गया, गुड हो गया। अब जरा मैं इसको बुक से भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ये जनाब वाला मेरे सामने जनाब वाला सिचुएशन है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो बच्चों, मटीरियली मिसस्टेटेड हो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो और मैनेजमेंट इनको ठीक करने के लिए तैयार ना हो, और अगर इस मिसस्टेटमेंट का अफेक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव, जिसको हमने क्या कहा 5% से लेके 50% तक, तो हम कहते हैं एक्सेप्ट फॉर। इस एक्सेप्ट फॉर वाली ओपिनियन का नाम होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। जिस ओपिनियन के लिए साथ हम एक्सेप्ट फॉर से स्टार्ट लेते हैं ना बच्चों, तो उस ओपिनियन का नाम है क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, डन बच्चों। और अगर मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या हो, मटेरियल एंड परवेसिव हो, तो फिर हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और उस ओपिनियन का नाम होता है एडवर्स ओपिनियन। ओपिनियन का नाम, नाम दे रहे हैं ओपिनियन को, वर्डिंग तो मैंने बता दिया आपको, उसका नाम क्या होता है बच्चों, एडवर्स ओपिनियन। क्या नाम होता है बच्चों, एडवर्स ओपिनियन, बोलें। ठीक हो गया बच्चों, ठीक हो गया जी। तो अब आपको अगर कोई आपसे मिसस्टेटमेंट की परसेंटेज बता दे, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हो कि डेप्रिसिएशन में, इन्वेंट्री में इतने परसेंट मिसस्टेटमेंट है, तो आपने देखना है कि अच्छा वो प्रॉफिट या एसेट्स था, अभी तो हम प्रॉफिट की परसेंटेज सेट कर रहे हैं ना, कितने परसेंट है। अगर इमटेरियल हो तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल हो तो मॉडिफाइड, मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो मॉडिफाइड की क्वालिफाइड, अगर मटेरियल एंड परवेसिव तो मॉडिफाइड की एडवर्स। तो क्वालिफाइड में एक्सेप्ट फॉर और एडवर्स में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू की वर्डिंग का सहारा लेते हैं। ओके करें बच्चों, ये हसनैन है, इनको बताएं किस तरीके से ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। ग्रुप को मैनेजमेंट ने मेंटेन किया हुआ है, मेरे एंड पे नहीं होता, तो इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा काइंडली। अगर बच्चे हसनैन आपका कोई दोस्त हो तो उससे पूछ लीजिए, ठीक है जी। बच्चों आपको यहाँ तक ओके है, ओके का सिग्नल दें जल्दी से, मैं ताकि बात को आगे बढ़ाऊं। जी बच्चों ओके, ठीक है। अगर बच्चों फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है जी। ये अनम बेटा पूछ रहे हैं, ये जो बच्चों स्टेटमेंट हमने देखनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, हो सकता है कहीं पे 5%, कहीं पे 3% स्टेटमेंट मिले, कहीं पे 4% मिले, कहीं पे 6%, सबको एडअप करके आपने देखना होता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कितने परसेंट मिसस्टेटमेंट हुई। अगर वो 5% से एक्सीड कर जाती है तो दैट इज कंसिडर्ड एज मटीरियल। आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मटीरियलिटी के टॉपिक, ठीक है बेटा ना। तो ये आपने ओवरऑल इम्पैक्ट देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट का कितना इम्पैक्ट है, ठीक है। ओके जी बच्चों, अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है जनाब, उस पर आप पूछ लिया करें बच्चों, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ जनाब, आपकी जितनी क्वेरीज हो जितनी दफा क्लियर करेंगे मैं कोशिश। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाए ना ग्रुप में, तो दोबारा रिमाइंडर करवा दे कि सर ये बात आपसे पूछी थी तो आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे जब भी नजर आएगा तो मैं रिप्लाई करूँ। ओके, अब बच्चों हमने या तो पढ़ा, हमने पढ़ा ओपिनियन मॉडिफाई होती है, ओपिनियन मॉडिफाई होती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से। अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल एंड परवेसिव है तो डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर यू, जिसका नाम है एडवर्स ओपिनियन। बच्चों ओपिनियन एक और वजह से भी मॉडिफाई होती है, जिसको हम कहते हैं इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओपिनियन के चेंज होने की एक और वजह है जिसको हम कहते हैं इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है बच्चों।
अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके बच्चों, अब मैं आपके सामने सिचुएशन फिर इस पे आऊंगा स्क्रीन के ऊपर। सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। सपोज दैट हम ऑडिट करने गए, हमने प्रोसीजर्स अप्लाई किए, हमें किसी एक एरिया पर या एरियाज पर एविडेंस नहीं मिला। पहले ये बताएं मुझे कि अगर एविडेंस ना मिले तो क्या हम ओपिनियन दे सकते हैं बच्चों? जवाब दे। शाबाश, शाबाश बच्चों, यस। असल तो चीज एविडेंस है। अब आपने देखना यह है कि अगर एविडेंस ही ना मिले, आपने सर मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है लेकिन पेपर आपको मैंने नहीं प्रोवाइड करना, तो भाई मैं चेक करके कैसे ओपिनियन दूंगा? तो जब तक पेपर मेरे पास नहीं आएगा आई कांट एक्सप्रेस ओपिनियन। तो भाई साहब एविडेंस चाहिए। तो ऊपर जो मैंने आपके साथ सिचुएशन डिस्कस की है ना, वहां एविडेंस का प्रॉब्लम नहीं था। तो वहां तो आपने एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद मिसस्टेटमेंट ढूंढ लिए है, आपको मिसस्टेटमेंट मिल गई है, सही है ना? अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर तो आपको एविडेंस नहीं मिल रहा। अच्छा जी, सिचुएशन नंबर वन। सिचुएशन नंबर वन, हम गए, हमने प्रोसीजर्स लगाए, हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, लेकिन 3% प्रॉफिट का 3% एक एरिया ऐसा है जिसके बारे में मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा है। क्या ओपिनियन दूंगा? बोले बच्चों। 3% एक एरिया है जिसके बारे में मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, 97% को मैं चेक कर चुका हूँ और मुझे उसमें कोई मिस्टेक नहीं मिली। हाँ जी, ओपिनियन बताएं, ओपिनियन बताएं बच्चों। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड लिख रहे हैं, या तो क्वालिफाइड वाली बच्चों बात ही नहीं है इसमें। इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। क्यों? कि जिस एरिया पे आपको एविडेंस नहीं मिला वो तो इमटेरियल है, और इमटेरियल के हवाले से एविडेंस मिले या ना मिले, ये सारा भी गलत हो तो इमटेरियल ही रहेगा। तो अगर इमटेरियल चीज के बारे में एविडेंस ना मिले ना बच्चों, तो फिर हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। ठीक है बच्चों? तो आपको इनएबिलिटी हो या मिसस्टेटमेंट हो, 5% से तो ज्यादा हो ना बच्चों। अगर 3% एरिया को वेरीफाई नहीं कर पाए तो क्या ये 3% मटेरियल है कि इमटेरियल है? बताएं, जवाब दें, जवाब दें बच्चों। जब इमटेरियल एरिया है तो आपने, अच्छा जी, 3% इमटेरियल है तो फिर आप मुझे एक बात बताएं, फिर आपने क्यों कहा कि जनाब सर एक्सेप्ट फॉर? बच्चों सीधा सीधा जनाब, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। भाई 3% के बारे में नहीं मिला तो ना मिले, क्या हो गया? डन हो गया बच्चों? बात समझ आ गई? लो जी, आपने आपने आप गए, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जनाबेला, और आपको जनाबेला कोई एक ऐसा एरिया है या दो एरियाज हैं जहां पर आपको 20%, मसलन इन्वेंट्री था, वो इन्वेंट्री प्रॉफिट का 20% है और वहां फ्लड आ गया, रिकॉर्ड जल गया, आपको एविडेंस नहीं मिल सका और आपको नहीं पता कि इन्वेंट्री का बैलेंस ठीक है या गलत है। बच्चों जब एविडेंस ना मिले तो हमें पता नहीं होता, लेकिन कितने परसेंट एविडेंस नहीं मिला? बोलो बच्चों। 20%। हाँ जी। तो ये जो एरिया जिसपे आपको एविडेंस नहीं मिला, ये मटेरियल है या इमटेरियल है? शाबाश, मटेरियल तो है। अब मुझे बताएं इस 20% के बारे में मैं क्या ओपिनियन दूं? बाकी के बारे में तो मुझे पता है ना 80% कि वो ठीक है। इस 20% के बारे में मुझे प्लीज स्क्रीन से ना कुछ बताइएगा। 20% के बारे में मैं क्या ओपिनियन दूं? ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ 20% के बारे में क्या कहूँ? आप कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, मैं पूछ रहा हूँ एक्सेप्ट फॉर में क्या बताऊं? आप कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर में भी तो कुछ बताना है कि 20% के अंदर मिसस्टेटमेंट थी।
एक्सेप्ट फॉर में क्या कहूं, 20% मिसस्टेटेड है। शाबाश बेटा शहनाज, ठीक है कि इस 20% के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इस 20% एक्सेप्ट फॉर दिस 20% जिसके बारे में हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू। भाई इस एक्सेप्ट फॉर के अंदर भी तो कुछ बताना है आपने, एक्सेप्ट फॉर की भी तो एक्सप्लेनेशन करनी है ना कि हुआ क्या है, ठीक है। ऊपर हम कहते थे मिसस्टेटमेंट है, जब भी स्टेटमेंट मिल जाती थी मटेरियल, यहाँ कह रहे इस 20% के बारे में, 15%, 10% जो भी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, यहाँ पर होगा एक्सेप्ट फॉर। लेकिन एक्सेप्ट फॉर में आप ये नहीं कहेंगे मिसस्टेटमेंट है, आप कहेंगे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिला। ओके जी बच्चों, ओके। अच्छा जी, अगर फर्ज करो एक एरिया जो हम वेरीफाई करने के, जैसे इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री आपके टोटल प्रॉफिट का 75%, और वह फ्लड या फायर की वजह से रिकॉर्ड जल गया, जिस हम 75% ऑफ द प्रॉफिट्स को यानी इन्वेंट्री के एरिया को वेरीफाई नहीं कर पाए बच्चों। हाँ जी, जिस एरिया के बारे में हमें एविडेंस नहीं मिला, जिस एरिया के बारे में हमें एविडेंस नहीं मिला, वो बच्चों बताएं वो एरिया मटेरियल बट नॉट परवेसिव है या मटेरियल एंड परवेसिव है? शाबाश मटेरियल। लेकिन इस मटेरियल एंड परवेसिव में हुआ क्या है कि क्या हमें स्टेटमेंट मिल गई है या हमें एविडेंस नहीं मिला? क्यों जी, एविडेंस मिल गया है या एविडेंस नहीं मिला? शाबाश, एविडेंस नहीं मिला। तो मुझे एक बात बताएं, 75%, 60%, 80% के बारे में एविडेंस नहीं मिला, तो बाकी रह क्या गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो फिर हम ये कह सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 80%, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम ओपिनियन नहीं दे सकते। तो बच्चों अगर एविडेंस आपको ना मिले और वो एविडेंस बहुत ज्यादा हो, जिसको हम कहते हैं मटेरियल एंड परवेसिव, यानी 50% से ज्यादा एरिया के बारे में हमें एविडेंस ना मिले, यानी प्रॉफिट का 50% के बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम ओपिनियन देने की पोजीशन में नहीं है, और उसके उस इसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है जी, डन बच्चों। अब इसको कंक्लूड करूं? सही है जी, तो इसको कंक्लूड करता हूं बच्चों। तो अब हमें समझ क्या है कि अगर एविडेंस ना मिले, एविडेंस इमटेरियल एरिया हो तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर एविडेंस जो नहीं मिल रहा वो एरिया मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर। लेकिन ये दोनों क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर है, लेकिन दोनों की रीजंस में फर्क है, ठीक है ना। इधर स्टेटमेंट मिल गई है, इधर हम कहते हैं हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, और अगर इनएबिलिटी जो एविडेंस आपको नहीं मिला, इसको स्कोप लिमिटेशन भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हो, मटेरियल परवेसिव हो, तो फिर हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन नहीं देते। हम ये नहीं कहते एक्सेप्ट फॉर 90%, और बाकी रह क्या गया, सिंपली कहते हैं वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। तो बच्चों अगर आपसे मैं सवाल करूं कि ओपिनियन के मॉडिफाई होने की रीजंस बताएं, ओपिनियन के मॉडिफाई होने की रीजंस बताएं, तो आप क्या लिखेंगे? एक रीजन है, दो है, तीन है, चार है? जी बच्चों, ओपिनियन के मॉडिफाई होने की रीजन इरफान हम कहते हैं बेटा दो। जी बच्चों जवाब दें, दो रीजन है, ठीक है। हमजा कहते हैं तीन, जुनेद कहते हैं तीन। अच्छा ये तीन वाले बताएंगे क्या से तीन, ठीक है। मुझे तो दो ही रीजन नजर आ रही है जी, मुझे तो दो ही रीजन नजर आ रही है। ओपिनियन नहीं बेटा, इजा एडिशनल पैराग्राफ कहाँ से आ गया? मैं तो आपको ओपिनियन का पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, एडिशनल पैराग्राफ तो हमने पढ़े ही नहीं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट ड्यू टू मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, मॉडिफाइड रिपोर्ट ड्यू टू मॉडिफाइड ओपिनियन। और हमने पढ़ा है कि ओपिनियन मॉडिफाई होती है दो वजह से बच्चों, ओपिनियन मॉडिफाई होती है दो वजह से, और वो रीजन क्या है? रीजन नंबर वन हमारे पास क्या है जनाबेला? दैट इज रीजन नंबर वन, दैट इज रीजन नंबर वन एंड दैट इज रीजन नंबर टू, ठीक है। या तो आपको मिसस्टेटमेंट की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती है,
या एविडेंस ना मिलने की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती है। तो रीजन तो बच्चों दो ही हैं, आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, आइदर ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है बच्चों, जी बच्चों ओके। So there are two circumstances which can result in modified opinion. Either financial statements are materially misstated, either auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit. अगर मैं इन रीजन की वजह से आपसे पूछूं ओपिनियन की क्या टाइप्स हो सकते हैं, ओपिनियन तीन तरह के हो सकते हैं बच्चों। या तो क्वालिफाइड ओपिनियन, उसके अंदर दो रीजन है, ये क्वालिफाइड ओपिनियन, इसकी दो रीजन है, लेकिन है तो एक ही स्टाइल ना। ठीक है, एक है एडवर्स और एक है डिस्क्लेमर। तो तीन तरह की ओपिनियन आ सकती है। क्वालिफाइड, उसके अंदर एक्सेप्ट फॉर, वजह फर्क हो सकती है मिसस्टेटमेंट और इनएबिलिटी में। एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरह की हो सकती है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन होती है उसकी रीजन दो हो सकती है। ओके करें यार, सब लोग ओके कर दें ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। शाबाश बच्चों शाबाश, ठीक है, गुड हो गया। स्टिल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, यूं ही सिनेरियो दिया होता है 4-5 लाइन का कि प्रॉफिट इतने थे, एसेट्स इतने थे, हमने ऑडिटर गया और उसको इतने परसेंट एविडेंस नहीं मिला। आपसे पूछेगा बताओ क्या ओपिनियन दोगे, क्या रिपोर्ट होगी। अगर ओपिनियन मॉडिफाई होगी तो रिपोर्ट भी मॉडिफाई। ठीक है, अगर मेरी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगी और एडिशनल पैराग्राफ भी नहीं है तो रिपोर्ट भी अनमॉडिफाइड। डन जी। अब हम एडिशनल पैराग्राफ की तरफ आ जाए बच्चों। हाँ, इसकी तरफ आ जाए, ये क्या चीज होगी। अरे शुरू बच्चों, रिप्लाई कर दिया करें ताकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मुझे एहसास ना हो कि सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो रिप्लाई इसलिए आपसे मांग रहा होता हूँ ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ हैं। गुड हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। ले जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशनल पैराग्राफ। एडिशनल पैराग्राफ, इसमें आपने मेरे साथ अपना पार्टिसिपेट करते रहना है। तो पार्टिसिपेशन होगी ना तो बात बड़ी अच्छी समझ आएगी। बच्चों पहला पहला पैराग्राफ कौन सा नजर आ रहा है, जरा मुझे बॉक्स में लिख के दें। पहला पैराग्राफ कौन सा है, एब्रीवेशन में लिख दें, पूरा ना लिखें। जी पहला पैराग्राफ, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। तवज्जो से सुनिएगा, बुक में जाके हम इसके एग्जांपल्स भी पढ़ें, रीजन भी पढ़ें। ठीक है, ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे कोई देखना चाहे तो वाटर रिपोर्ट कैप्लान की बुक का चैप्टर देख भी सकते हैं, 9 या 10। अच्छा बच्चों अब जरा सुनिए, आपने, आपका पासिंग रेट क्या होता है आईसीएमएपी में, 50% होता है ना, 50% होता है ना बच्चों। तो आईसीएमएपी का मटेरियलिटी लेवल 50%। अच्छा सपोज आपने एक पेपर अटेम्प्ट किया, मैंने उसे चेक किया, ठीक है, और आपने नंबर लिए हैं 70%, आपने नंबर लिए 70-100 में, पास है या फेल है, बोलो बच्चों। पास है ना, आपकी, इसका मतलब है जो आपने मिसस्टेटमेंट किया वही मटेरियल है आपके लेवल पे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेल। ओके। अच्छा एक बच्चे की ना हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, एक बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। डन। अब मैंने उसके पेपर के ऊपर एक नोट दे दिया, प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। समझ तो आ रही थी लेकिन कोई ज्यादा समझ नहीं आ रही। जी मैंने एक नोट दे दिया बच्चों, नोट दे दिया प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। बच्चों इस नोट का आपके ओपिनियन से कोई ताल्लुक है, जवाब दें। इस ये जो मैंने नोट दिया है इसका आपके फेल या पास होने से ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। इस नोट का मकसद क्या था, इस नोट का मकसद क्या था, सिर्फ उस बच्चे को इस तरफ तवज्जो दिलाना कि भाई साहब आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर लो। इस मकसद, इस नोट का सिर्फ मकसद क्या था,
उसके उस मैटर की तरफ जिसका ओपिनियन से ताल्लुक नहीं है उसकी तरफ सिर्फ क्या करना, तवज्जो दिलाना था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या बच्चे को नहीं पता हैंड राइटिंग बुरी है? बोलो जी, क्या स्टूडेंट को ये बात नहीं पता कि उसकी हैंड राइटिंग बुरी है? पता है ना। तो बस टीचर ने सिर्फ उसको उसकी तरफ थोड़ा रिमाइंडर दिलवाया है, बात तो उसे भी पता थी। तो बच्चों इसको कहते हैं एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। ओके। अब जरा एक और आपको एग्जांपल दे दूं, फिर मैं इसको ऑडिट पे अप्लाई करूंगा। और जो अक्सर आपने देखा है कि फर्ज करो कोई, अगेन आप कहेंगे रोजा है और आपने सर को ये खाने पीने की एग्जांपल दे दी, लेकिन बात समझानी होती है। आप आप बुफे बुफे देखा है ना आपने, है ना अंदाजा बुफे? आप गए होंगे, आजकल तो नहीं जा रहे होंगे जी आप। बुफे लगा हुआ है जनाब वाला, बोले बच्चों, बुफे का है ना अंदाजा? मुझे पता है अंदाजा है, सिर्फ ऐसे आपको अपना जनाब वाला बात को अपने साथ एंगेज करना होता है। अच्छा, आपका कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आ गया, आपका कोई बहुत जनाब वाला इंपॉर्टेंट गेस्ट आ गया, कोई चीफ गेस्ट आ गया जनाब वाला। अब मुझे एक बात बताएं, उसके साथ साथ आप जाके बता रहे होते ना कि सर ये है बिरयानी, ये कोरमा है, ये सर फिश है, वो बता रहे होते ना साथ साथ उसे। बोलो ना बच्चों, मुझे बताएं क्या उसके जनाब जो बुफे लगा हुआ उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ? और लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, नंबर बना रहे हैं आप सिर्फ नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको तवज्जो दिलाने के लिए, हालांकि लिखा तो उसको भी नजर आ रहा है। तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहा है वो, यानी एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो एक बात तो हमें समझ आ गई, अब इसको ऑडिट पे अप्लाई करें। एक बात तो समझ आ गई कि एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ ना किसी सही चीज की तरफ तवज्जो दिलाता है। ठीक है, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ ऑलरेडी एक चीज जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करवाई हुई होगी। क्या कह रहा हूं कि एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ ऑडिटर उस चीज के लिए ऐड करता है कि जो चीज मैनेजमेंट ने नोट्स टू द अकाउंट्स में ऑलरेडी शो करवाई हुई होगी और वो बिल्कुल ठीक होगी। ऑडिटर सिर्फ अपनी तवज्जो दिलाने के लिए यूजर की तवज्जो, क्योंकि पता है क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नोट्स टू द अकाउंट्स तो कई दफा होता है कि हम नहीं पढ़ते, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो सबने पढ़ती है ना बच्चों, जवाब दें, ऑडिट रिपोर्ट तो सबने पढ़ती है ना, जवाब दें। तो ऑडिटर फर्ज करें कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का कोई केस चल रहा है और डिस्क्लोजर में आपने उसके बारे में, मैनेजमेंट ने उसके बारे में सही सही बताया हुआ है, अगर सही नहीं बताएंगे वो तो मिसस्टेटमेंट है, और मिसस्टेटमेंट का ताल्लुक तो ओपिनियन के साथ है। सही है, तो मिसस्टेटमेंट के लिए एम्फेसिस पैरा नहीं होता, एम्फेसिस पैरा होता है किसी सही चीज के लिए। फर्ज करो नोट नंबर 18 के अंदर कोई कोर्ट केसेस के बारे में कंपनी ने बताया हुआ है, सही सही बताया हुआ है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भी नोट नंबर 18 का जिक्र कर देता है, सिर्फ किस लिए, तवज्जो दिलाने के लिए। और दैट पैराग्राफ इज कॉल्ड एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। ओके करें बच्चों, ओके कर दे बच्चों। तो आपको एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ का समझ आ गया? यस। To draw an attention towards a very significant matter which is properly disclosed by the management, कि किसी सिग्निफिकेंट मैटर की तरफ तवज्जो दिलाना जो कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करवाया हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे खाने के मेन्यू पे या वो जनाब वाला बुफे में सब लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ तवज्जो दिलाना होता है कि भाई अगर कुछ चीज वो उधर ओवरलुक कर जाए तो मेरी रिपोर्ट के अंदर तो सबने ही पढ़ लेना। ओके, नहीं जी, उसके बाद बच्चों कौन सा पैराग्राफ है हमारे पास, अदर मैटर पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ है, अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ क्या है, जरा तवज्जो सुनिए। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ किसी सिग्निफिकेंट मैटर की तरफ तवज्जो दिलाता है जिस मैटर को मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सब लोग बच्चे लिखे किसमें, सब लोग लिखें कि एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ उस पैरा मैटर की तरफ तवज्जो दिलाता है जिसको मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है किसमें। रिप्लाई प्लीज बच्चों।
रिप्लाई प्लीज बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी है और वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो उसके लिए होता है एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। अगर इसके अलावा अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बोल रहा हूँ, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर बोल रहा हूँ अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर को किसी चीज के बारे में तवज्जो दिलानी है, किसी चीज के बारे में एलैबोरेट करना है, तो उसके लिए फिर बच्चों किस पैराग्राफ का सहारा लेगा, बोलो बच्चों, उसके लिए फिर वो किस पैराग्राफ का सहारा लेगा, बोल दो बच्चों, अदर मैटर पैराग्राफ। तो बात समझ आ गई होगी। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, देखिए कल की रिपोर्ट के अंदर जो कंटेंट्स थे, इस तरह का कोई पैरा था ही नहीं, तो उस रिपोर्ट को हमने नाम दिया अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। या तो ओपिनियन बदले या ऐसे पैराग्राफ आ जाए तो उस रिपोर्ट का नाम भी मॉडिफाइड रिपोर्ट। अदर मैटर पैराग्राफ और एम्फेसिस का फर्क समझ आया कुछ कुछ, बोलो बच्चों, बोलो जी, कुछ कुछ फर्क समझ आया। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ किसी इंपॉर्टेंट मैटर पैराग्राफ जो मैनेजमेंट ने सही शो करवाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगर कोई मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जिसको आपने ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र करना है, तो उसके लिए बच्चों अदर मैटर पैराग्राफ। अब रह गया क्या जी, यस, बिल्कुल सलीम, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलानी है तो उसके लिए है अदर मैटर पैराग्राफ। अब रह गया हमारा क्या, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैराग्राफ, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैराग्राफ। बच्चों पहले तो ये बताएं गोइंग कंसर्न होता क्या। हाँ बच्चों, जी बच्चों, अगर जिनका मैं क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, बड़ी तेजी से वो रिप्लाई आ रहे होते हैं ना, तो मैं नहीं पढ़ पाता, ठीक है। अभी तक अगर मैं देखूँ तो कोई अराउंड 900 आपकी तरफ से रिप्लाई आए हैं, 900, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है कि मैं सबके जनाबेला देख सकूँ। गोइंग कंसर्न क्या होता है बच्चों, कि एंटिटी चल सकती है कितना अरसा, नेक्स्ट 12 मंथ। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन for foreseeable future, which is a period of 12 months. That is called going concern. बच्चों आपसे अकाउंटिंग पूछ रहा हूँ, ये अब ऑडिट नहीं है, फिर आपको अकाउंटिंग तो आती है ना जनाब। अच्छा, नहीं जनाब, अनएबल टू पे लाइबिलिटी नहीं, ठीक है, बिजनेस विल कीप ऑपरेटिंग फॉर नेक्स्ट 12 मंथ, जो लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं, 12 मंथ जनाब। अच्छा, तो अगर एंटिटी बच्चों क्या हो, गोइंग कंसर्न हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाई जाती है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई जाती है ना। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनाई जाती है। गोइंग कंसर्न पे बनाने का मतलब क्या है, हाँ बच्चों जवाब दें। ये तो अकाउंटिंग पूछ रहा हूँ बच्चों मैं आपसे। जी बच्चों, क्या मतलब है जनाब वाला, देख रहा हूँ जनाब वाला, शाबाश, मिल गया मुझे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाबाश अहमद हुसैन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाई जाती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बनाई जा रही होती हैं, ठीक है। शाबाश, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है। और अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न ना हो तो, अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न ना हो तो बोले बच्चों, मार्केट वैल्यू पे, रियलाइजेबल वैल्यू पे, शाबाश, करंट वैल्यू के ऊपर जनाब। अगर अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न है तो जनाब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, अदरवाइज जनाब क्या करते हैं हम, रियलाइजेबल वैल्यू, आज की वैल्यू के ऊपर, करंट वैल्यू के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर, कि भाई अब तो ये इसकी एसेट्स लायबिलिटी की करंट मार्केट वैल्यू है और इसको बेच के जनाब हमने कंपनी को वाइंड अप करना, दैट्स। लेकिन बच्चों अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो, पहले तो मैंने बोला है, फिर मैंने बोला गोइंग कंसर्न नहीं है, अब तीसरी सिचुएशन क्या बोल रहा हूं, अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो, यानी कंफर्म नहीं है कि एंटिटी चलेगी या नहीं चलेगी, एंटिटी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, तो बताएं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी। हाँ बच्चों,
अब तो रिप्लाई करो ना। अहमद कहते हैं बोथ, बोथ तो नहीं भाई, एक ही बनेंगे। मार्केट वैल्यू पे ना जी ना। जी बच्चों, चले मैं बता दूं। सुने बेटा, ओपिनियन पे तो अभी अगर ओपिनियन तो उस वक्त होगी ना नौरीन बेटा, अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो, अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न है और अगर उसके के मुताबिक बनाई है तो दैट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर नहीं है तो नहीं के मुताबिक बनाई है तो दैट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है और वो फाइनेंशियल्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये गोइंग कंसर्न का चैप्टर में पढ़ेंगे तो पढ़ भी लेंगे। अभी तो मैंने आपसे क्या समझा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो ना बच्चों, तो पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही बनती है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर एक बंदा आईसीयू में, तो आप क्या कहेंगे कि बंदा फोत हो गया। और रिप्लाई करो बच्चों, और आईसीयू में है ना जी, ये तो नहीं कहेंगे ना कि फोत हो गया, नहीं आप कहेंगे जनाब बंदा जिंदा है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में दे देंगे कि भाई साहब मसला कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन क्रिटिकल है। तो अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही बनाते हैं, लेकिन नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे देते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डन। तो ये होता है गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। ये तो मैंने आपको अकाउंटिंग समझाई है बच्चों, यहाँ तक कोई बात है तो बताएं। अगर गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए, और अगर जनाब अल्लाह क्या कि गोइंग कंसर्न नहीं है, ठीक है, तो आप ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे बनाए, ठीक है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही बनाएंगे। साथ में आपने नोट्स टू द अकाउंट्स में आपसे मुराद मैनेजमेंट ने एक डिस्क्लोजर दे देना है रिगार्डिंग दैट मैटर। ओके है बच्चों, जल्दी से ओके कर देना ताकि बात में कंक्लूड कर। तो ऐसी सिचुएशन, अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी होना कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है या बस एम ही है, इग्नोर कर दे ऑडिटर, इंपॉर्टेंट मैटर है या इग्नोर कर दे। अच्छा, क्या मैनेजमेंट ने झूठ बोला हुआ है? नहीं, मैनेजमेंट ने तो सच सच बता दिया है, डिस्क्लोजर दिया हुआ है। इसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए ऑडिटर को, बोले बच्चों, तवज्जो दिलानी चाहिए, ठीक है। तवज्जो दिलाने के लिए जो पैराग्राफ ऑडिटर यूज करेगा उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैराग्राफ, के नोट नंबर 19 के अंदर गोइंग कंसर्न के हवाले से कुछ बातें बताई हुई हैं, मैं भी उसको बता रहा हूं। ओके करें बच्चों, ओके बच्चों, डन हो गया, तीनों पैराग्राफ समझ आ गए, तीनों पैराग्राफ समझ आ गए। तो मैं कंक्लूड करूं, तो अगर आप एक अपने सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाएं, ठीक है, जो बुक में गिवन हम पढ़ेंगे सही, तो हमारे सामने दो चीजें समझ आती हैं। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने फौरन क्या आती है, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू, स्टैंडर्ड कंटेंट्स। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड ड्यू टू ओपिनियन, मॉडिफाइड ड्यू टू एडिंग पैराग्राफ। अच्छा जी, मॉडिफाइड ड्यू टू ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर एडवर्स डिस्क्लेमर बाय एडिंग पैराग्राफ, एम्फसिस, अदर, गोइंग कंसर्न। डन बच्चों, दैट्स इट बच्चों। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बच्चों आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करें कि बात आपको समझ आए। हमारे 2 लेक्चर और लगेंगे जनाबेला, ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद हम बुक पर चले जाएंगे जनाबेला। 2 या 3 लेक्चर हमारे बेसिक नोट्स पर और लगेंगे, उसके बाद हम बच्चों बुक पे चले जाएंगे और फिर देखिएगा कि बुक को पढ़ना कितना आसान हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है जनाबेला। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका इंतजार। Thank you very much and Allah Hafiz and stay blessed.